अबे मुझे तो लग रहा था कि ये ओजी ब्लड लाइन जो नाम दिया गया है फैंस की तरफ से, वो फैंस का दिया वो नाम है, इसको डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ी एक्नॉलेज करती है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू खुद भी ये जिमी ऊसो, जे ऊसो, रोमन रेंस की ब्लड लाइन को ओजी ब्लड लाइन समझती है, क्योंकि अपने यूट्यूब अकाउंट पे जो उन्होंने वीडियो पोस्ट करी है, यहाँ पे उन्होंने इस ब्लड लाइन को रेफर किया है दी ओजी ब्लड लाइन करके। तो ये तो क्लियर हो गया भाई, अब जब भी ये बैड ब्लड लाइन या फिर सोलो सिको वाली ब्लड लाइन और रोमन रेंस वाली ब्लड लाइन आमने सामने आने वाली है, तो ये रोमन रेंस की ब्लड लाइन ओजी ब्लड लाइन ही कहलाई जाएगी। और बड़ा सही सा नेम वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स ने, डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस ने, सॉरी विंस मैकमैन थोड़ी, हम जो डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स बोलेंगे वो डब्ल्यूडब्ल्यू को थमा दिया है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 534 में। और भाई सबसे पहले तो जेकब फार्टो का सिंगल्स मैच हो चुका है मंडे नाइट रॉ के बाद। और देखो अब मैं जानना चाहूँगा आप इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हो, क्योंकि ये क्योंकि मुझे लगता है कि जो अपनी वाली ऑडियंस है उनके काफ़ी मिक्स वाले रिएक्शन रहते हैं चीज़ों को लेके, कुछ के बहुत वैसे वाले और कुछ के हाँ ठीक है चलो। तो जेकब फार्टो का सिंगल्स मैच हुआ कोडी रोड्स के साथ, और ये था मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद, कल की रॉ खत्म होने के बाद। वैसे रात को मेरा वीडियो पब्लिश करने का प्लान था, लेकिन हर बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, तो वैसा ही कुछ हो गया था। अब जेकब फार्टो इस मैच को पहली बात तो हार गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को यही बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि जिस जेकब फार्टो को हम सोच रहे हैं भाई ये तगड़ा बंदा है, अभी ऐसे करेगा, आगे जाके वो होगा, उसको तुम हरवा क्यों रहे हो। भले ये मैच टेलीवाइज नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल तो पता ही है आपको, सारी चीज़ें अगर चलती हैं तो वो इंटरनेट पर किस तरीके से फैलती हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये बात जो है पसंद नहीं है। लेकिन ये सिंगल्स मैच पहली बार देखा तो मैंने जितनी मैंने इसकी क्लिप्स देखी है भाई, जेकब फार्टो को जो आप अभी करते हुए देखते हो ना, मारते हुए, वो कुछ भी नहीं है जब वो एक मैच के अंदर उसको इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत टाइम पहले अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में मैंने पोस्ट करी थी जेकब फार्टो की, जहाँ पे वो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे भाई, तो वो चीज़ें आपको अनलीश होती हुई दिखेंगी टाइम के साथ साथ। लेकिन आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताओ यार कि जेकब फार्टो हार गए हैं अपना सिंगल्स मैच, भले ही वो टेलीवाइज नहीं है। तो मैं तो इसको दोनों तरीके से देख सकता हूँ, ठीक है चलो भाई, वो स्टोरी लाइन के हिसाब से तो मैटर नहीं करता, लेकिन क्योंकि आजकल ये इंटरनेट का ज़माना है तो फिर सारी चीज़ें फैल जाती हैं। तो आप क्या बोलोगे इस बारे में? अब बात करते हैं उस भसड़ के बारे में जो कि पिछले 24 घंटों से बहुत ज़्यादा फैली। और ये आपको पता ही है, मंडे नाइट रॉ में जो समंथा है वो पहले अनाउंसर थी, लेकिन अब लिलियन गार्सिया ने उनको रिप्लेस कर दिया। तो ये सब हुआ क्यों है? समंथा ने पहले तो इसको पोस्ट किया अपने ट्विटर पर, और उन्होंने बताया कि अब जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए उन्होंने थैंक यू बोला, और अच्छी बात यह कि ये गुड टर्म्स पर हैं। लेकिन इसके बाद भाई रिकोशे की बैंड बजाना शुरू कर दिया लोगों ने, ये बोल के कि इस बंदे ने अपने लालच के चक्कर में इन द सेंस कि क्योंकि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में नहीं है, तो वो समंथा को भी एईडब्ल्यू में लेके जाना चाहता है। और आपको पता है बहुत सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यू में एज एन अनाउंसर समंथा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस बात की पूरी क्लैरिटी रिकोशे ने दे दी कि देखो वो एईडब्ल्यू में भी नहीं आ रही, तो फिर समंथा गई क्यों? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी समंथा काम करना चाहती हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के शेड्यूल के हिसाब से उनको अलाउ नहीं कर रहा था। और मुझे ये भी लगता है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के आउटसाइड प्रोजेक्ट्स को समंथा कर पाती डब्ल्यूडब्ल्यू में रह के भी, तो वो चीज़ कंटिन्यू रहती, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। और फिर रिपोर्ट्स ये भी आई कि बस कुछ घंटे पहले ही मंडे नाइट रॉ के समंथा ने बताया था कि मैं जा रही हूँ कंपनी को छोड़ के। ऐसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि इस बात को तो समंथा ने खुद ही अपने ट्विटर पर कोट करते हुए बता दिया कि भाई गलत गलत बातें मत फैलाओ, मैंने काफ़ी महीनों पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यू को इस बात के लिए इन्फॉर्म कर दिया था। और इस चक्कर में लिलियन गार्सिया को भी लपेट लिया, क्योंकि वो लिलियन गार्सिया और समंथा को कौन सा मूवमेंट हुआ था, कौन से शो में हुआ था, जब उन्होंने थोड़ा सा प्रेस किया था, पासिंग द टॉर्च उसे मूवमेंट बोला गया था। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने टॉर्च जो है वापस ले लिया दोबारा, उनको ही रेल दिया लोगों ने। एक तो उनसे थोड़े बहुत बॉचेस भी हो गए थे मंडे नाइट रॉ में, कंटेंडर्स को उन्होंने कंटेनर्स बोल दिया था, वो जिस तरीके से रुक के बोली थी समझ में आ गया था, उनको भी रियलाइज़ हो गया है। अब लिलियन गार्सिया भाई यार ओजी अनाउंसर रही हैं, उनको भी लोगों को किसी भी तरीके से चैन नहीं है। बस ये बात है समंथा की पूरी चीज़ से, मैं तो ये निकालूंगा। जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर, फेयरवेल टूर के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और रेसल वोट्स ने कहीं ना कहीं 3 नाम तो बता ही दिए हैं कि इस पूरे रन में ये 3 नामों से तो आमना सामना जॉन सीना का होने ही वाला है। जो उन्होंने एक नाम लिया वो था लोगन पॉल का, खुशी हुई होगी आपको। दूसरा नाम लिया सीएम पंक का, और ज़्यादा खुशी हुई होगी। और तीसरा नाम उन्होंने लिया रैंडी ओर्टन का। ये 3 नेम्स उन्होंने ड्रॉप किया कि इनके साथ तो डब्ल्यूडब्ल्यू इन 12 महीनों में जॉन सीना के लिए चीज़ें प्लान कर रही है। और मैं तो खुद इमेजिन करो ना, चलो लोगन पॉल तो फ्यूचर स्टार, डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर है, इसी वजह से वो होगा। सीएम पंक ऐसी फ्यूड है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू दोबारा विजिट करना चाहेगी। और ऐसा हो कैसे सकता है कि जॉन सीना का आखिरी साल चल रहा है, उनको रैंडी ओर्टन के साथ ना कंपीट करने का मौका मिला। तो मैं बोल रहा हूँ चिल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, बस इसका वेट करो, क्योंकि ये जॉन सीना का फेयरवेल टूर होगा तो कुछ ऐसा जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू के उन कुछ मूवमेंट्स में से याद रखा जाएगा, हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा कि वाह
क्या मेमोरेबल प्रोडक्ट था उस टाइम पे यार। इसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे ना इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो कैरन क्रॉस और मिस की स्टोरी चल रही है उसमें एक नया मोड़ आ चुका है, और वो है कि एक वीडियो पोस्ट करी है कैरन क्रॉस ने, जो कि टीवी पर तो हमको कहीं दिखाई नहीं दी। मिस कहते हैं यार मैं तो निकल रहा हूँ, वाइट सिक्स आ रहे हैं, तो कैरन क्रॉस कहते हैं तेरी वजह से एक बंदा हमारा सेक्रीफाइस हुआ है, पॉल एलरिंग की बात करते हैं, तो तुझे अब हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा। तो मिस को जबरदस्ती अब इन फटेलों में अपनी टांग घुसेड़नी पड़ेगी, और वो भी क्या मूवमेंट था जब पीछे से आके अंकल हाउडी मिस के ऊपर अटैक कर रहे थे। और आपको याद होगा बो डैलस और मिस एक टाइम पर एक साथ हुआ करते जब मिस्टर राज वाली टीम थी, कर्टिस एक्सेल भी वहां पड़ते, तो ये पुरानी वाली पूरी जो कहानी है उसको भी थोड़ा लोग जोड़ रहे हैं। पॉल एलरिंग के बारे में वैसे ये भी पता चला कि उनकी एज 71 ईयर्स है और वो कुछ इनपुट तो अपना दे नहीं पा रहे, तो शायद ये हो सकता है कि हमने लास्ट टाइम उनको WWE टेलीविजन पर देखा है, ऐसा मेल्जर का कहना है, क्योंकि जब वो कुछ इनपुट दे नहीं पा रहे तो भाई इतने ट्रैवल हैक्टिक शेड्यूल में वो क्यों उनको फिट करें, उनकी हेल्थ के साथ भी गड़बड़ हो जाएंगी चीज। तो हो सकता है पॉल एलरिंग अब आपको दिखे ना, लेकिन मिस का पल्ला तो नहीं छूटने वाला फाइनल टेस्टामेंट से, ये तो क्लियर है। अभी आपने रोमन रेंज को देखा होगा, अपने ऑलमोस्ट सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी जो डिस्प्ले पिक्चर है उसको चेंज किया है। ये रोमन रेंज की एप्स के साथ जो फोटो है वो आती है, तो किसी ने सवाल पूछा उनसे कि तुम्हारे इस फिजिक का राज क्या है, तो उन्होंने बोला कि मिजरेबल होना पड़ेगा, तुम्हें सारी चीजें त्यागनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। बोलते कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ईट क्लीन, वर्क हार्ड, और तुम जो है गेट इन शेप, तुम शेप में आ जाओगे जैसे तुम मुझे देखते हो। उन्होंने बोला कि किसी को लग रहा है कि कोई सीक्रेट रेसिपी है मेरे साथ, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग WWE के लोगों को ये भी कह के पेल देते हैं भाई कि ये तो स्टेरॉइड्स लेते हैं। भाई WWE के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही जीरो हैं, कुछ कुछ सुपरस्टार्स को देख के ही पता चल जाता है अगर आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज है। बट ये रोमन रेंज जैसा बंदा भाई, अगर एक थोड़ा नॉलेज देता हूँ, अगर आपको जानना है ना किस बंदे ने स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो अगर कोई बंदा तगड़ा है, मतलब उसके कट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वो चौड़ा भी हो गया और स्टिल उसके कट्स वैसे ही दिख रहे हैं, तो समझ लेना यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। उसमें भी कभी कभी होता है कि भाई उसने अपने मसल की जो पोटेंशियल है वो रीच नहीं किया था, तो हो सकता है उसने ना लिया हो, लेकिन ये थोड़ी सी अलार्मिंग है सिचुएशन, नहीं अलार्मिंग क्या, सस्पिशियस है। रोमन रेंज को देख लो भाई, अगर वो अच्छे कट में आए, डेफिनेशन में आए, तो उनका साइज थोड़ा सा कम हुआ है, तो वो एक क्लियर होता है भाई बंदे ने स्टेरॉइड्स पर नहीं लिए। अब जो मैं आपको बात बोलने वाला हूँ ना, जो बूकर टी ने बोली, आप बोलोगे बूकर टी तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, उन्होंने ब्रॉक लेसनर के बारे में ये बोला। अब देखो बूकर टी जैसे बंदे की बात सुनना भी क्यों जरूरी है, क्योंकि उस बंदे को पता है उसने चीजें बैक स्टेज कैसे चलती हैं। तो बूकर टी ये कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर का आना WWE में गेम चेंजर वाला फैक्ट होने वाला है। बहुत सारे लोग शायद कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी वो काफी हाई इसको रेट करते हैं ब्रॉक लेसनर जब वापस आएंगे। और उन्होंने बोला कि ये जो रेफरेंसेस हैं, जो मेंशन है, मुझे तो देख के ऐसा ही लगता है कि प्लान्स तो कुछ चल रहे हैं। बट मैं आपको ये बताता हूँ कि रसेल वोट्स के अलावा बाकी जितने भी सोर्सेज हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर और WWE के बीच में कोई बातें भी नहीं चल रही हैं, बैक स्टेज अभी कुछ भी इनके बीच खिचड़ी पकना शुरू नहीं हुई है। तो काफी अनसर्टेन और कंफ्यूजिंग चीजें हैं इस समय ब्रॉक लेसनर को लेके। बट आई थिंक ये सुन के मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि फिर वो ब्रॉक लेसनर का जब आना होगा तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह आएगा। बाकी मेरे को तो लगता ही है भाई ये ऐसे WWE वाले नहीं करते भाई, नाम हम ऐसे नहीं लेते। तुम कितना कह लो स्टोरी लाइन को थोड़ा सा बढ़िया दिखाने के लिए उन्होंने वो पुराने रेफरेंसेस देखे, अबे ब्रॉक लेसनर के मेंशन से ही क्या स्टोरी लाइन बढ़िया होगी, और भी बहुत सारी चीजें। तो मैं तो नहीं मानता, मेरे हिसाब से तो भाई है सीन सेट। सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच क्राउन जूल के लिए ऑफिशियल हो चुका है। कल रॉ के रिव्यू में मैंने आपको बताया था क्या सब भसड़ हुई है मंडे नाइट रॉ में। अब इस मैच में एक स्टिपुलेशन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। और सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर के बारे में अब ऐसा देख के नहीं लग रहा, चलो पहली बार वो दिखे थे तो मैंने कहा रंग बिरंगे से कपड़े तो अभी भी हैं, लेकिन अब थोड़ा सा वो कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा सीरियस होना सेथ रॉलिंस ने शुरू किया है, जो कि मुझे लगता नहीं है। लोगों को बहुत लगता है भाई ये तो क्लाउन सा लगता है कुछ भी कपड़े पहन के। एक चुटकी बजा के ही सेथ रॉलिंस अपना वो क्लाउन से या फिर जो अनसीरियस कैरेक्टर से सीरियस हो जाते हैं कभी भी। ये सेथ रॉलिंस की बहुत खास बात है। हमारा परसेप्शन बन जाता है किसी को लेके, अरे तो पागल सा कॉमेडी जैसा ही है। अब सेथ रॉलिंस वो करने के साथ साथ कभी भी उसको सीरियस वे में भी ले जाते हैं, तो वो मुझे लगता है फिर सेथ रॉलिंस को अलाउ करता है वो कुछ भी जो फुकरापंती है वो मारते हैं। बट क्राउन जूल के इस मैच में स्टिपुलेशन के ऐड होने का बहुत चांस है, क्योंकि आप देख रहे हो उनके बीच में जो भसड़ हो रही है, तो शायद हो सकता है ये अभी क्राउन जूल के मैच तक और जो अपना बिल्ड बना उसमें कोई स्टिपुलेशन डाल दें। जरूरत तो नहीं भी है वैसे, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड है, लेकिन थोड़ा और गर्मी सी आ जाएगी मैच में अगर स्टिपुलेशन भी होगी। तो एक इंसान होने के नाते, एक थोड़ी सी जो ह्यूमैनिटी हमारे अंदर होती है उसके नाते आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन सोचो बिजनेस की साइड कितनी ज्यादा डार्क होती है। ये बहुत सारे लोगों को सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन फॉर्मर WWE के राइटर विंस रूसो ने विंस मैकमैन के, क्योंकि वो साथ उनके काम करते थे, तो उन्होंने बोला कि विंस मैकमैन ने कभी भी टाइटल चेंजेस को लेकर ऐसा डिसीजन लिया ही नहीं कि ये बंदा डिजर्व करता है इसलिए इसके पास टाइटल होना चाहिए। सिर्फ एक गोल था, एक एम था हमारा कि जब कोई बंदा हमको लगता है हमारी कंपनी के लिए ज्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट बना के दे सकता है,
तो सिंपली तब उसको चैंपियन बनाया जाता था। ये नहीं कि इस बंदे ने बहुत हार्ड वर्क किया है और अब जाके इसके पास चैंपियनशिप आनी चाहिए। अब देखो, आप बाहर से देखने में ऐसा लगेगा भाई कितने गंदे लोग हैं, लेकिन भाई यही बिजनेस होता है यार। अगर तुमको किसी बंदे को वो डिजर्व करता है यहाँ पे यारी दोस्ती निभाने चले, तो फिर आपको पता है, जैसे शेन मैकमैन के लिए बोला जाता है कि नाइस गाय बनने से कभी फायदा नहीं होगा, वो इसी नाइस गाय होने की बात होती है। हार्ड रियलिटी है, लेकिन रियलिटी तो भाई यही है, एक्सेप्ट इसको करना पड़ेगा। तो ट्रिपल एच भी भले ही बोले अभी, और इस चक्कर में नेक्स्ट में आप देखना भी कई बार वो ऐसी चीजें करते हैं जो कि उस बंदे के लिए जरूर सही होती हैं, लेकिन वो बिजनेस के लिए सही नहीं होती। सबसे बड़ा एग्जांपल तो रोमन रेंस ही ले लो भाई। जितने टाइम तक विंस मैकमैन ने रोमन रेंस में इन्वेस्ट किया था, कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो डिजर्विंग था कि रोमन कुछ और अलग ऐसा करने बाकी सुपरस्टार से, लेकिन क्योंकि रोमन के अंदर बिजनेस बना के देने की पोटेंशियल थी और विंस ने देख लिया था, और इसीलिए आज बिग डॉग से हम उनको ट्राइबल चीफ के नाम से जानते हैं। चलो एक प्रमोशन और कर देता हूँ अपना, ट्राइबल चीफ वाली वीडियो नहीं देखी पूरी रोमन रेंस वाली, तो देख सकते हो आप। ये ट्रिपल एच की स्टोरी लाइन में भी यार बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी तो रहती है। कौन कह रहा है कि विंस मैकमैन ही सारी चीजों को अच्छे बुक करते थे? तो रिया रिप्ली और जे उसो की स्टोरी अब कहाँ है? लोग इसी को कह रहे हैं भाई ये तो बिल्कुल इस तरीके से गायब कर दिया ट्रिपल एच ने कि जैसे कि ये चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और सिर्फ ये नहीं, जिवानी विंची की स्टोरी लाइन क्या थी भाई? ये बंदा आएगा भाई, ये तो कारों में घूमता है, इसके पास अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, जो भी एक पूरा ऑरा सा बना दिया था, लेकिन बंदा आया, हार गया। मैंने बोला था कि मैं 2-3 हफ्ते दूंगा, अब मैं कह सकता हूँ भाई वो भी बकवास था। तो ये दो स्टोरी लाइन ऐसी रही जो पता नहीं आई और चली गई का पता ही नहीं चला। अब जे उसो और रिया रिप्ली का एंगल तो मुझे लगता है वो चलेगा आगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कभी भी कंटिन्यू करेगी तो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन जिवानी विंची के साथ तो भाई बहुत गलत हुआ। एक तो बंदे को पहले तुमने टीवी से ऑफ रखा, वापस लाइव ही पोपट कर दिया, हम जैसे फैंस ने फिर भी भरोसा रखा, बट उस भरोसे का भी कोई फायदा नहीं रहा। कल मंडे नाइट रॉ में ब्लड लाइन और सोलो सिकोवा के कांड के बाद जो कर ली थी उन्होंने मेन इवेंट में आके भसड़, सोलो सिकोवा जब बैक स्टेज वापस जाते हैं तो वो ये कहते हैं, जे ओसो भैया तुझे मेरी सुननी चाहिए थी, मैंने तुझे बताने की कोशिश करी, तूने मुझे नहीं सुना, तो देख अब क्या हो गया है। और ये नो यीट कह के वो वहां से चले जाते हैं। तो सोलो सिकोवा का एटीट्यूड ईगो अभी भी कुछ वैसे ही, उनको नहीं फर्क पड़ रहा भाई जे ओसो के साथ क्या हुआ है। और अब इन्होंने तो गलत पंगा ले लिया, फिर जे ओसो से उधर तो अलग ही था। बाकी बताने की जरूरत तो है नहीं अब स्टोरी किधर जा रही है। ये मैं आपको बता नहीं रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है अंडरटेकर के पॉडकास्ट में आने वाले हैं, उस पूरे पॉडकास्ट में वो आ भी चुके हैं। अभी मुझे इसे आराम से अच्छे से बैठ के सुनने का टाइम नहीं मिला, लेकिन जो चीज़ मैंने पढ़ी वहां से वो मुझे ये पता चली कि अंडरटेकर से डोनाल्ड ट्रम्प ने ये सवाल पूछ लिया कि क्या जब तुम रेसलिंग करते हो तो क्या रेसलिंग करने में मतलब दर्द देता है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई जो तुम मतलब समझ रहे हो? ये सवाल था उनका कि क्या रेसलिंग करने से दर्द होता है, क्या ये हर्ट करता है तुम्हें? ये पता नहीं कैसा हट पड़ रहा था, सवाल पूछ लिया भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने। उनसे तो एक्सपेक्टेड नहीं था, कहीं बुढ़ापा लग रहा है, अच्छे से दिमाग में चढ़ रहा है उनके। तो लोगों ने बोला कि इस बंदे के लिए अब तुम वोट दोगे जो कि ऐसी बातें बोल रहा है? तो रेसलिंग फैंस तो अलग ही टर्न होगा फिर डोनाल्ड ट्रम्प पे। ये तो इलेक्शन को लेके करते ही रहेंगे भाई भसड़। अभी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला है। जब कार्लिटो ने बैक स्टेज एडम पियर्स के साथ वो थे और यूज का आयरी सेन बातें करके जाती हैं, तो कार्लिटो को समझ नहीं आया, तो वो कहते हैं कि ओ मुझे चाइनीज सीखने की जरूरत है। और आपको पता है ऐसे रिमार्क जो है काफी ज्यादा इनसेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो बोल तो अपनी लैंग्वेज में रही है, लेकिन हर किसी को फिर चाइनीज बोल देना, फिर वो रेसिज्म और ऐसी सारी चीजें हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी पंगा ये पड़ गया कि वो लाइन स्क्रिप्टेड भी नहीं थी, कार्लिटो ने खुद से अपने मन से वो बोली है, ऐसा बताया जा रहा है। अब कार्लिटो के ऊपर कुछ लोग चढ़ गए हैं कि भाई ऐसा कैसे बोल दिया। कुछ लोग कह रहे हैं भाई इस बंदे को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये बंदा हमको हंसाने का भी तो काम करता है। मतलब इस वाले इंसिडेंट को लेके नहीं, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि पहले के टाइम में जोक्स करना थोड़ा सा आसान था, वो मुश्किल है हाँ, लेकिन ये इनसेंसिटिव चीज भी है, तो थोड़ा सोच समझ के भी चलना चाहिए। पता नहीं यार, जे उसो के पास दोबारा से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आने वाली है। तो अब तक तो जो हमने अपने दिमाग में सिनेरियो सोचा वैसा ही चला कि जे उसो ब्रॉन ब्रेकर का मैच होगा, ब्लड लाइन आ जाएगी, उसकी वजह से जे उसो चैंपियनशिप हार जाएंगे, और इस वजह से जे उसो के अब डायरेक्ट पंगे सोलो सिकोवा से शुरू हो जाएंगे। सोलो सिकोवा से पंगे शुरू हो गए तो रोमन रेंस और जिमी उसो के तो ऑलरेडी पंगे हैं, और इस तरीके से ब्लड लाइन का रियूनियन होगा। लेकिन क्या उसमें एक और ट्विस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई डालने वाली है कि जे उसो के पास दोबारा से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आ जाएगी, और इस चीज में रोमन रेंस उनको मदद करेंगे। ऑब्वियसली सिनेरियो कुछ ऐसा कि रीमैच प्लान होगा ब्रॉन ब्रेकर जे उसो के बीच में, और इस बार रोमन रेंस अपने आप को प्रूव करने के लिए कि भाई मैं तेरे बारे में कैसे सोचता हूं, मैं कोई जेलस नहीं हूं, मैं ट्राइबल चीफ भले ही हूं, लेकिन मैं सारे भाइयों के बारे में सोचता हूं। इस चीज को प्रूव करने के लिए अब रोमन रेंस इंटरफेयर करेंगे जे उसो के मैच में, और वो जे उसो को हेल्प करेगा। ऑब्वियसली ब्लड लाइन वाला एंगल भी। तो जब जे उसो को दिखेगा कि भाई मेरे भाई ने मेरी मदद की है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जितवाने में, तो फिर इस वजह से ब्लड लाइन का रियूनियन फिर उसके फॉलोइंग वीक में डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको दिखा देगी। तो बहुत सारे एंगल है इसको करने के, बट अगर आप ये कह रहे हो कि जे उसो के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी है और स्टिल वो ब्लड लाइन के इस वॉर में उतरने वाले हैं, तो ये एक ओनली वे है जिसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती है। और रोमन रेंस बोलेंगे देख भाई मैंने क्या कर दिया तेरे लिए। इतना तो है भाई, ब्लड लाइन की स्टोरी में कुछ भी दिखाएं, कैसे भी दिखाएं, एंटरटेनमेंट हमारे लिए फुल ऑन है। और अगर आपको इस वीडियो में पूरा एंटरटेनमेंट मिला हो तो भाई इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।